मणिशंकर अय्यर के बयान बम से कांग्रेस का किनारा। पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत पाक संबंध सुधारने के लिए मोदी को हटाने की थी अपील। आतंकी हमले के खतरे के चलते गृह मंत्रालय का राज्यों को अलर्ट। राजनाथ सिंह ने आईएसआईएस को बताया दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आतंकी हमले के तीसरे दिन फ्रांस ने और तेज किए हवाई हमले। सीरिया में आईएसआईएस का कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तबाह। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा खुलासा। धमाका करके उड़ाया गया था रूस जा रहा विमान। सुराग देने वाले को 300 करोड़ के इनाम का ऐलान। बाल ठाकरे की तीसरी पुण्यतिथि पर शिवसेना के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार। मुंबई के मेयर बंगले में स्मारक बनाने का ऐलान। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। बच्चे और अभिभावकों के इंटरव्यू पर 5 लाख का लगेगा जुर्माना। कैपिटेशन फीस ली तो खैर नहीं। डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट में डीडीसीए को क्रिकेटर को ही सौंपने का सुझाव। धांधली के आरोपों की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग। मोदी की तारीफ के बाद संवरी इमरान की जिंदगी। राजस्थान सरकार ने ऑफिसर पद की नियुक्ति का दिया प्रस्ताव। और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे बीएसपी नेता अशोक सिंघल का निधन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बेरूत में बम धमाका। पेरिस पर आतंकी हमला। तुर्की में आत्मघाती विस्फोट। इंसानियत की रूह को कपा देने वाले इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस ने। लगातार 3 हमले कर आईएसआईएस ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। G20 समिट के दौरान तुर्की में आत्मघाती धमाका कर यह भी साबित कर दिया है कि अब दुनिया के ताकतवर देश भी आईएसआईएस के निशाने पर है और बगदादी की लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। But ISIS is gaining strength, aren't they? Well, I don't think they're gaining strength. What is true is that from the start, our goal has been first to contain, and we have contained them. They have not gained ground in Iraq, and in Syria, they'll come in, they'll leave. फ्रांस पर आतंकी हमले से चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी चैनल को ये इंटरव्यू दिया था और इसके फौरन बाद आईसिस ने पेरिस को दहलाकर अपने वजूद का एहसास दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को करा ही दिया। पेरिस पर हमले के बाद जब फ्रांस और अमेरिका आईसिस पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त आईसिस ने वीडियो जारी करके अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी को दहलाने की धमकी दी। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि आईएसआई इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस वक्त ये सारी की सारी चीजें जब ये दुनिया यूनिपोलर शेप में आई, जब अमेरिका जो है पूरी दुनिया के ग्लोबल मास्टर बन गया, जब उसकी फॉरेन पॉलिसी को कोई कन्फ्रंट या कंटेंट करने वाला नहीं था, उसके नतीजे में सारी चीज़ें हो रही। देखिए, 2 चीज़ें साथ हो रही हैं। एक तो अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर में अमेरिका के एक हेजेमोन बनना, और उसी के साथ साथ जो पावर वैक्यूम हो रहा है वेस्ट एशिया में, चाहे इराक में हो, चाहे यमन में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। आप देखिए लगातार एक के बाद एक स्टेट जिस तरह से डिसमेंटल हो रहा है, जिस तरह से रिजीम चेंजेस का जो नारा है, जो प्रीएम्प्टिव
वार की जो पॉलिसी है ये उसके नतीजे में। अमेरिका आज आईसिस का जवाब तलाश रहा है। मोर्चे बनाए जा रहे हैं ताकि बगदादी की खौफनाक सेना को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन दुनिया में ये लोग कम ही जानते हैं कि जिस आईसिस को आज अमेरिका नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे बनाने में उसका खुद का सबसे बड़ा हाथ है। आतंक के जिस राक्षस से पूरी दुनिया तंग है, उसे अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया था। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि कोल्ड वॉर में रूस को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया, उसे ताकतवर बनाया, अलकायदा को खड़ा करने के लिए पैसे भी दिए, लड़ाकों को विमान तक मुहैया कराए और वो सब कुछ किया जिससे अफगानिस्तान में उसके पक्ष में माहौल बन सके और फिर उसके बाद अमेरिकी सेना अफगान की जमीन पर उतर सके। उस वक्त बहाना शीत युद्ध का था, इस बार मसला तेल का है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें रुख करना होगा खाड़ी युद्ध का। 1990 का गल्फ वॉर सबको याद है, जब इराकी सेना को बाहर निकालने के नाम पर अमेरिकी सेना कुवैत में घुसी और जंग जीतने के बाद अपरोक्ष तौर पर कुवैत के तेल कुओं पर अमेरिका का कब्जा हो गया। लेकिन यूएस के तेल की प्यास अभी भी नहीं मिटी थी और अब निशाने पर था इराक। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने जैविक हथियारों को खत्म करने के नाम पर इराक पर हमला बोल दिया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे और दुनिया पर मंडरा रहे रासायनिक हथियारों का खौफ दिखाकर जॉर्ज बुश की सेना इराक पर दिन रात आसमान से गोले बरसाती रही। 13 दिसंबर 2003 को यूएस आर्मी ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद इराक में जो माहौल बना, उसी माहौल में आईएसआईएस ने पनपना शुरू किया। लेकिन जो उसकी पॉलिसी रही है, जो उसका पूरा का पूरा डिजाइन रहा है वेस्ट एशिया में, उसके नतीजे में आईएसआईएस उभरा। और दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने आईएसआईएस को लेके उस वक्त और शक होता है कि आईएसआईएस को कहीं ना कहीं से अमेरिका का बैकअप है कि इनके पास कोई बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डिजाइन नहीं है कि इसको कैसे हम फाइट करें। उस समय इराक में क्या माहौल था, उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। हमले के बाद इराक में एक तरफ अमेरिकी ताकतें अपना असर फैला रही थी, उसी माहौल ने आईएसआईएस को पनपने के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराई। सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटने के बाद इराक में घोर अराजकता फैली। लोगों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को लेकर बेहद नाराजगी थी, लेकिन शिया और सुन्नियों में लड़ाई थी। ऐसे में अमेरिका ने इराक में सत्ता का जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम ने आईएसआई को खड़े होने के लिए जमीन मुहैया करा दी। अमेरिका के हमले के बाद इराक में जो राजनीतिक संरचना सामने आई, उसके अंदर सारी ताकत शियाओं को मिल गई। राष्ट्रपति और स्पीकर जैसे छोटे पद कुर्दों और सुन्नियों के लिए रखे गए। वक्त बीतने के साथ साथ इराक की राजनीति और अर्थव्यवस्था में शिया तो बढ़ते चले गए, लेकिन सुन्नी हाशिए पर चले गए। इसी वजह से इराक के सुन्नियों में अलगाववादी भावना पनपने लगी। अमेरिकी हमले के बाद इराक की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही थी। हालांकि इस घोर अराजक माहौल में इराक में सामने आया आईएसआईएस। जब बुश का एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा कि हम एक इराक को एक डेमोक्रेसी बनाएंगे, तो डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने क्या काम किया, वहां पे 3 हिस्सों में इराक को डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा सुन्नी, एक हिस्सा शिया और एक हिस्सा कुर्द। तो सेक्टेरियन पॉलिसी जो यूएसए ने अपनाई वेस्ट एशिया में, ये उसका रिप्लिकेशन है। और जिस तरह से सुन्नियों को
वहाँ पे इराक में मार्जिनलाइज किया गया, वो उसी के रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ISIS का इमरजेंस होता है। और वही फोर्सेस भी सीरिया में आती हैं, वही फोर्सेस भी अफगानिस्तान में बढ़ती हैं, वही फोर्सेस भी पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जाती हैं। तो जितनी भी इस तरह की रेडिकल फोर्सेस हैं, जिसको हम कभी कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक जिहादिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका की पनाह में या अमेरिका की पॉलिसी के आउटकम में उभर रही हैं। जब 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला किया था, तभी से सुन्नी विद्रोहियों का एक समूह सद्दाम के खिलाफ इराक में काम करने लगा था। जगह जगह सद्दाम के खिलाफ नारेबाजी की जाती और शियाओं को गोलियों से भूना जाने लगा। इस संगठन का शुरुआती नाम अल कायदा इन मेसोपोटामिया था, जिसकी स्थापना इराक के ताल अफार नामक शहर में हुई थी। यही संगठन 2006 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी ISI के नाम से जाने जाने लगा, जो बाद में ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से दुनिया भर में कुख्यात हो गया। इन्हीं सुन्नी विद्रोहियों को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ संगठित किया, हथियार दिए, डॉलर दिए, यहां तक कि अमेरिकी सेना ने इन विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। अमेरिका का मकसद था सद्दाम के खिलाफ इराक में ही एक ऐसा संगठन खड़ा करना जो स्थानीय लोगों की मदद से चले। ISIS के लड़ाके जिस क्लाशनिकोव से फायरिंग करते हैं, टोयोटा की जिन गाड़ियों में घूमते हैं, जिन टेंट्स में रहकर हमले की साजिश करते हैं, ये सभी उसी समय के हैं जब अमेरिका ने सुन्नी विद्रोहियों को इराक में खड़ा किया था। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम था कि उनका ही हथियार कभी उनके खिलाफ चलने लगेगा। लेकिन ISIS ने अपनी जड़ें जमाई सीरिया गृह युद्ध से। ISIS भले ही इराक में पैदा हुआ, लेकिन उसका फैलाव हुआ सीरिया में। इसमें भी अमेरिका के नेचुरल फॉरेन पॉलिसी ने काफी मदद की। ISIS ने इराक के बाद कैसे अपनी ताकत बढ़ाई, कैसे अमेरिका ने इसमें उसकी मदद की, कैसे अबू बकर अल बगदादी का नाम ISIS से जुड़ा, ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। में ट्यूनीशिया और मिस्र में जन विद्रोह की बदौलत वहां के तानाशाहों की सत्ता पलटने के बाद अरब की राजनीति भी तेजी से करवट बदल रही थी। अरब देशों के अंदर सीरिया में भी इसी तरीके के हालात थे। इसे अमेरिका और यूरोप के साम्राज्यवादी ताकतों ने एक मौका माना वहां के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने का। इसी संभावना में ISIS का भविष्य छुपा था, क्योंकि सीरिया का मुद्दा अमेरिका के लिए इज्जत की बात है और इसकी वजह है सीरिया को लेकर उलझते दुनिया के सियासीदार। सीरिया के शासक असद को रूस और ईरान का समर्थन है और अमेरिका को यह ध्रुवीकरण कतई पसंद नहीं।
लिहाजा नाटो के तहत अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, कुवैत और तुर्की जैसे देश असद के खिलाफ विद्रोहियों की मदद करते रहे। ओबामा ने कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की थी, कहा था कि अगर सीरिया केमिकल वॉर्स वेपन्स इस्तेमाल करेगा तो अमेरिकन फोर्सेस विल इंटरवीन, और असद ने केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स को इस्तेमाल किया। लेकिन अमेरिका ने केवल हवाई हमले करने की ठानी, और वो जो 1/3 जो लोग थे वो वंस अगेन किसी के नीचे नहीं थे, किसी प्रकार की उनके इनकम नहीं थे, पैसा नहीं थे, असद के साथ लड़ना चाहते थे लेकिन उनको लीडरशिप कोई नहीं थी, तो ये भी आईएसआई के साथ जुड़ गए। तो ये सारा एक रेडीमेड माहौल मिल गया एक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पर्सन कॉल्ड अल बगदादी। अमेरिका को जिस देश पर कब्जा करना होता है, उस देश में यूएस सरकार विद्रोहियों को खड़ा करती है, फिर उसकी मदद से देश पर कब्जा कर लेती है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने यही किया, लेकिन इराक में उससे एक बड़ी भूल हो गई, और ये भूल आज अमेरिका को भारी पड़ रही है। 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर कब्जा कर लिया, और सीरिया में 2011 में असद के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हुआ। इस बीच आईएसआईएस की जड़ें अल कायदा से जुड़ चुकी थी। जो आईएसआईएस कभी अमेरिका की मदद से इराक में खड़ा हुआ, वो अल कायदा से जुड़ने के बाद अमेरिका के खिलाफ हो चुका था। इन 8 सालों में आईएसआईएस की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी थी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान फॉर्मूले पर काम करते हुए 2003 के बाद आईएसआईएस को छोड़ दिया। इराक में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आईएसआईएस को उस वक्त झटका लगा जब अमेरिका ने पहले के मुकाबले मदद को कम कर दिया। इस दौरान आईएसआईएस की नजदीकी अल कायदा से बढ़ी, जो खुद अमेरिका का शिकार था। इन दोनों के गठबंधन को ताकत दी इराक की बर्बादी के बाद बेरोजगार हुए सेना के अधिकारी और सैनिकों ने। सद्दाम हुसैन की 5th या 6th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी दुनिया में न्यूमेरिकली, उसको डिस्बैंड कर दिया, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी। सारे ऑफिसर, सारे उनके जो जवान थे और जूनियर लीडर्स थे, सारे बेकार हो गए, बिना नौकरी पे। उनके सबके परिवार थे, अपना पेट पालना था, परिवार को पालना था। तो जब आईएसआई के खिलाफ हो गया अमेरिका, तो इन लोगों ने, आईएसआई ने इनकी तरफ नजर बढ़ाई, तो इन लोगों ने तुरंत से आईएसआई को ज्वाइन किया, क्योंकि इनको अपनी स्टेबिलिटी मिली, अपनी सिक्योरिटी मिली, पैसा मिलना शुरू हुआ, जिससे अपना पेट भर सके और अपने परिवार का पेट बन सके। इसके बाद आईएसआईएस की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो चुका था, और ये अमेरिका के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था। अब इसके काम आ रहे थे अल कायदा के संसाधन। सीरिया की जंग में आईएसआईएस ने अपनी ताकत को इतना बढ़ाया कि अमेरिका तक परेशान हो गया। आज अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है आईएसआईएस। कुछ यही पोजीशन कभी अल कायदा को लेकर रहती थी। अब ये इराक और सीरिया के बीच का बड़ा हिस्सा जो है इनके पास है, और ये बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसके पास पैसे बहुत हैं, सबसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट, सबसे पैसे वाला है, इसलिए कि इनके पास तेल के स्रोत हैं बहुत से, सीरिया में भी और इराक में भी, और लगभग 10 से 15 मिलियन डॉलर का तेल ये हर रोज़ बेचते हैं, टर्की के थ्रू जाता है।
तो इनके पास पैसा भी आ रहा है, फिर इन्हीं ने फिरौती से पैसा कमाया है, फिर उसके बाद इन्हीं ने इराक और सीरिया के जो बैंक्स लूटे उसमें बहुत पैसा था। मूसुल के अकेले एक बैंक से इन्हें $450 मिलियन हासिल हुआ। आज जो आईएसआईएस दुनिया के सामने आतंक का खलीफा बना खड़ा है, वो एक बड़ी ताकत बन चुका है। आज आईएसआईएस ने इराक के करीब 35% और सीरिया के 35,000 स्क्वायर मील के इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसे नाम दिया गया है इस्लामिक स्टेट का, जो करीब करीब पड़ोसी मुल्क जॉर्डन के बराबर है। बगदादी ने अपने कब्जे वाले इराक और सीरिया के बीच के बॉर्डर को खत्म कर दिया है और इस्लामिक स्टेट की अलग से सीमाएं बना दी हैं। दोनों देशों के लोग बिना वीजा, पासपोर्ट और कागजी कार्रवाई के आते जाते रहते हैं। 25,000 से ज्यादा लड़ाके इस बॉर्डर पर तैनात हैं, जो पहरा देते हैं। आईएसआईएस का मुखिया है अबू अल बकर बगदादी। इराक, सीरिया, पेरिस और तुर्की में ये बर्बरता ऐसे शख्स के हुक्म से हो रही है जिसकी शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी है। ये शख्स इतना खुफिया है कि सिर्फ गिने चुने लोगों को छोड़कर इसकी असलियत के बारे में किसी को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये कहां रहता है, कहां जाता है और अब कैसा दिखता है। यही वजह है कि इसे अदृश्य शेख या इनविजिबल शेख के नाम से जाना जाता है। अल बगदादी के बारे में सिर्फ इतना अंदाजा है कि शायद इसका जन्म 1971 में उत्तरी इराक के समारा में हुआ था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो वो इसी शहर में मौलवी था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका झुकाव चरमपंथ की ओर होने लगा। अल बगदादी को अबू दुआ, डॉक्टर इब्राहिम अवाद, इब्राहिम अली अल बदरी और अल समाराई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बगदादी को सबसे ज्यादा ताकत हासिल हुई ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद। मई 2011 में जब अमेरिकी सेना ने ओसामा को ठिकाने लगाया तो अल कायदा के नेतृत्व को लेकर एक खालीपन आया। उसी वक्त बगदादी की अगुवाई में आईएसआईएस सीरिया में जंग लड़ रहा था। उस दौरान बगदादी का कद अल कायदा में भी बढ़ा और आज इसके प्रभाव को पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका की भूल को पूरी दुनिया ने अल कायदा के नाम पर सहा। अब एक बार फिर अमेरिका की एक और रणनीतिक भूल आईएसआईएस पूरी दुनिया को चुनौती दे रही है। जिस बगदादी को अमेरिका ने खड़ा किया वो आज पलटकर अमेरिका को ललकार रहा है, हमले की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, आईएसआईएस का खौफ आज भारत समेत पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अमेरिका की अगुवाई में एक बार फिर नाटो की सेना इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के इलाकों में बमबारी कर रही है। अमेरिका की ही अगुवाई के अंदर पश्चिमी सेनाएं सीरिया में विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रही है, उन्हें गाड़ियां दे रही है। हवाई हमले से रास्ता भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार बारी अमेरिका की ये सोचने की है, क्या इससे आईएसआईएस मरेगा या उसकी सोच बढ़ेगी। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर?
जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।